एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कंटेंट में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जून मंथ की मूमल करंट अफेयर का नेक्स्ट पार्ट। अगर आपने पिछले वाला पार्ट नहीं देखा है तो देख लीजिएगा जा करके, जिसमें हमने जो है राजस्थान परिदृश्य और राष्ट्रीय परिदृश्य जो है डिस्कस कर रखा है। और ये आज जो है इस वीडियो में जो है राष्ट्रीय परिदृश्य कंप्लीट कर दिया जाएगा और आगे जो है अब अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो नए स्टूडेंट है वो जो थोड़ा पेशेंस रखिए, क्योंकि एक बार में कुछ भी चीज़ें समझ नहीं आती हैं। आप जो है करंट अफेयर को पढ़ना स्टार्ट करिए और जो है जब आपको 1-2 महीने हो जाएंगे ना, तब आपको समझ में आने लग जाएगी कि आखिर में करंट अफेयर को जो है पढ़ा कैसे जाता है और किस तरीके से जो है उसको समझा जाता है और किस तरीके से जो है उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जल्दीबाजी मत करिए, क्योंकि उससे जो है आपको डीमोटिवेट हो जाएंगे आप उस चीज़ से कि हमें तो कुछ आ ही नहीं रहा है। ये सारी चीज़ें जो है आपको डीमोटिवेट कर देगी। लेकिन थोड़ा पेशेंस रखिए, चीज़ें जो है जब आप पढ़ते जाएंगे तो चीज़ें ऑटोमेटिक जो है समझ में आती जाएगी। जब बार बार रिवीजन करेंगे तो वो चीज़ें जो है आपके दिमाग में फिट हो जाएगी और फिर आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि करंट अफेयर क्या चीज़ है, ये तो ऐसे ही हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि जलाशयों का कायाकल्प सुनिश्चित करने की दृष्टि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नई पहल का शुभारंभ किया? तो ये किया है अमृत सरोवर का। एक्चुअली जो अमृत सरोवर है वो पहले स्टार्ट क्यों की गई है? क्योंकि देश के प्रत्येक ज़िले में जो है 75 जलाशयों का विकास किया जाएगा और जो जीर्ण शीर्ण जलाशय उनका भी विकास किया जाएगा। इसलिए जो है अमृत सरोवर जो नई पहल है उसका शुभारंभ किया गया है। अब ये कब से स्टार्ट की गई थी, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें कि 25 अप्रैल 2022 को जम्मू कश्मीर से जो है इसकी शुरुआत की गई थी। ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को किस तिथि तक जारी रखने को मंजूरी प्रदान की है? तो ये की है 31 मार्च 2026 तक इसे जारी रखने की मंजूरी प्रदान की है। बात करें अब इसकी शुरुआत की तो वर्ष 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी और ये जो है केंद्र प्रायोजित योजना है। अब केंद्र प्रायोजित का मतलब क्या होता है ये जान लीजिए, क्योंकि जब आप योजनाएं पढ़ते हैं तो ये शब्द जो है आप बार बार सुनते हैं और इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। केंद्र प्रायोजित योजना का मतलब होता है कि इसमें जो है राज्य का तो हिस्सा है ही और केंद्र सरकार का भी इसमें हिस्सा होता है, यानी केंद्र सरकार भी इसमें अपने पैसे खर्च करती है। बात करें राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की तो इसमें जो है केंद्र सरकार जो है 60% पैसे वहन करेगी और राज्य सरकार जो है 40% पैसे वहन करेगी। और आपको पता ही है पूर्वोत्तर जो राज्य हैं जम्मू कश्मीर और पहाड़ी जो राज्य होते हैं उनमें जो है 90% पैसे जो है केंद्र सरकार के द्वारा वहन किए जाते हैं और 10% पैसे जो है राज्य सरकारों के द्वारा वहन किए जाते हैं। और ग्राम स्वराज जो अभियान है उसका उद्देश्य है कि गाँव में जो है विकास कार्यक्रम को स्टार्ट करना और सामाजिक सौहार्द को बढ़ाना, गरीब परिवारों तक जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं होती हैं उनको जो है इस चीज़ से अवगत करवाना है कि ये योजनाएं जो है केंद्र सरकार की है, ये योजनाएं राज्य सरकार की है और इन योजनाओं को जो है आम जनता को यानी कि गरीब लोगों को क्या लाभ हो सकता है, उन सब की जानकारी जो है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत दी जाएगी। नेक्स्ट योजना इसी में कि किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी, ये एक अभियान चलाया गया है और केंद्रीय कृषि मंत्री जो कि वर्तमान में हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर। अब देखिए ये जो केंद्रीय कृषि मंत्री वगैरह जो है वो आप जो है क्वेश्चन के साथ साथ ही पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जब क्वेश्चन आता है तो ये बहुत इजी लगता है कि ये तो छोटा सा ही तो क्वेश्चन था और वो भी नहीं कर पाए, तो ऐसा लगता है ना। तो साथ साथ में याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये साथ साथ कवर हो जाएंगी, फिर बाद में आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा कि वर्तमान में कौन क्या है, तो उस हिसाब से फिर आपको पढ़ना पड़ेगा फिर बाद में। ठीक है, तो केंद्रीय कृषि मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने 25 अप्रैल 2022 को किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान का शुभारंभ किया। ये डेट भी आपको याद रखनी है, 25 अप्रैल 2022। ठीक है, इस अभियान के अंतर्गत क्या किया जाएगा कि कृषि एवं कल्याण मंत्रालय और अन्य जो मंत्रालय होते हैं उनके सहयोग से जो है कृषि और अन्य मंत्रालयों के द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई जाती हैं उनके बारे में जो है किसानों को जागरूक करने के लिए जो है किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी जो ये अभियान है वो चलाया गया है, यानी कि किसानों को अवगत कराने के लिए। एक्चुअली होता क्या है कि कुछ किसानों को तो पता ही नहीं होता है कि केंद्र सरकार के द्वारा कौन सी योजनाएं चल रही है जो उनको लाभ दे सकती है, कुछ कौन सी योजनाएं जो राज्य सरकार चला रही है जो उनके लिए जो है लाभदायक हो सकती है। बहुत सारे किसान हो सकता है कुछ को पता हो कुछ को नहीं भी पता हो, तो इसलिए तो कहती हूँ मैं कि जब करंट अफेयर पढ़ो तो ये सोच के मत पढ़ा करो कि आपका एग्ज़ाम है इसलिए पढ़ना है।
ये सोच के पढ़ा करो कि आखिर में जो सरकार है, केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, वो कौन कौन सी योजनाएं चला रही है और वो योजनाएं हमारे लिए कैसे लाभदायक हो सकती है, वो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रैल 2022 में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि यानी कि पीएम स्वनिधि योजना को कब तक जो है जारी रखने की अनुमति प्रदान की गई है? तो दिसंबर 2024 तक जो है इसे जारी रखने की मंजूरी प्रदान की गई है। एक्चुअली हुआ क्या था, जब कोरोना आया था तो उस टाइम पे सबको अपनी जो बाहर काम कर रहे थे, दुकान लगा करके, रेडी वाले कहीं भी काम कर रहे थे, तो उनका जो काम है वो छूट गया था और उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो वापस से काम स्टार्ट कर सकें। इसलिए जून 2020 में जो है केंद्र सरकार ने कहा कि हम जो है ये रेडी वाले, ठेले वाले जो होते हैं, सड़क के किनारे जो ठेला लगा करके अपना सामान बेचते हैं, उनको जो है 10,000 रुपये का जो लोन है वो केंद्र सरकार उपलब्ध करवाएगी। इस योजना के तहत प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत जो है 10,000 रुपये तक का लोन केंद्र सरकार देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विशेष शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजीव गांधी हत्याकांड के 7 दोषियों में से एजी पेराविलन को रिहा करने का आदेश दिया है? तो ये दिया है अनुच्छेद 142 के तहत। देखिए ये पूरा मामला समझिए कि है क्या और इसकी शुरुआत कब से हुई है। तो 2018 में एजी पेराविलन ने जो है सिफारिश की थी तमिलनाडु सरकार से कि उनको जो है रिहा करवा दिया जाए और एजी पेराविलन की जो है बात तमिलनाडु सरकार के द्वारा मान ली गई थी और तमिलनाडु सरकार ने जो है उनके अच्छे व्यवहार को देखते हुए एक फ़ाइल तैयार की थी और उस फाइल को जो है उन्होंने राज्यपाल को भेजा था और राज्यपाल को जो है वो फाइल राष्ट्रपति को भेजनी थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, विलंब कर दिया और ये मामला काफ़ी सालों तक चलता रहा। और तो फिर जब कोई मामला काफ़ी सालों तक अटका हुआ रहता है तो सर्वोच्च न्यायालय के पास शक्ति होती है कि वो अपनी विवेकाधीन जो शक्ति है उसका प्रयोग करते हुए अपने अनुसार जो है फैसला सुना सकता है। यही है अनुच्छेद 142। ये भी आपका याद हो जाएगा, पॉलिटी से रिलेटेड है तो आप कभी नहीं भूलेंगे अनुच्छेद 142 कि अनुच्छेद 142 में सर्वोच्च न्यायालय को विवेकाधीन शक्ति प्रदान की गई है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए ऐसी डिग्री पारित कर सकता है या ऐसा आदेश दे सकता है जो उसके समक्ष लंबित किसी मामले या मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो। यही बात मैंने अभी बताई थी आपको। अनुच्छेद 161 क्या है, इसमें जो है राज्यपाल को जो है शक्तियाँ दी गई हैं कि यदि कोई व्यक्ति दोषी ठहराया गया है तो उस व्यक्ति की सज़ा को माफ़ कराने, उसे राहत देने या उसे जो है कम करने की शक्ति अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल के पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि प्रदूषण और स्वास्थ्य रिपोर्ट द लेसेंट प्लेनेटरी हेल्थ में प्रकाशित एक रिपोर्ट प्रदूषण और स्वास्थ्य एक प्रगति अध्ययन के अनुसार वर्ष 2019 में भारत में 16.7 लाख मौतें हैं जो कि वायु प्रदूषण से हुई हैं और विश्व की बात करें तो विश्व में जो है केवल वायु प्रदूषण के कारण 66.7 लाख मौतें हुई हैं। तो ये भी काफ़ी गंभीर विषय है कि वायु प्रदूषण के कारण इतनी जानें जा रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि भारत का पहला 5G टेस्ट बेड जो है लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले टेस्ट बेड का उद्घाटन किया है और ये ये क्या मदद करेगा, तो इसके तहत क्या होगा कि स्टार्टअप और उद्योग जगत में लोगों को अपने उत्पादों को जो है स्थानीय स्तर पर परीक्षण करने की ये अनुमति देगा, जिससे विदेशों पर जो हमारी निर्भरता है वो कम हो जाएगी और हम इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएंगे। और इससे 5G टेस्ट बेड से होगा क्या कि गाँव में जो कनेक्टिविटी है वो काफ़ी तेज़ी हो जाएगी कनेक्टिविटी से और इंटरनेट की गाँव में अब सुविधा बहुत अच्छे तरीके से पहुँचाई जा सकेगी। अब ये देखिए 5G जो टेस्ट बेड है वो मेक इन इंडिया है और किसके द्वारा बनाया गया है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। IIT हैदराबाद और मद्रास के सहयोग से जो है भारत का पहला मेक इन इंडिया टेस्ट बेड बनाया गया है। और इसके मैं बता चुकी हूँ कि इसकी जो स्पीड है गीगाबाइट प्रति सेकंड में होगी, तो उससे क्या होगा कि गाँव में जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी है उसको पहुँचाने में ये काफ़ी मददगार होगा। क्वेश्चन है कि भारत के द्वारा UN में हिंदी भाषा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए $8 लाख का जो है सहयोग। संयुक्त राष्ट्र यानी कि UN ने हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास किए हैं और कर रहा है। वर्तमान में भी
संयुक्त राष्ट्र के जन सूचना विभाग के सहयोग से वर्ष 2018 में हिंदी संयुक्त राष्ट्र परियोजना की शुरुआत की गई थी, जिसका मकसद था संयुक्त राष्ट्र के लोगों तक हिंदी भाषा की पहुंच को बढ़ाना, इसका मकसद था। बात करें यूएन की, तो यूएन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी वर्तमान में 193 देश है। जो ये बातें एक्स्ट्रा बताई जा रही है वो भी पूछी जाती है एग्जाम में, इसलिए आपको बताई जा रही है। वर्तमान में 193 देश इसके सदस्य हैं और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। आखिर इसकी स्थापना की क्यों गई थी? तो सुरक्षा, आर्थिक और सामाजिक प्रगति को लेकर के, मानव अधिकारों को लेकर के और विश्व में शांति को बनाए रखने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरेस, इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की यात्रा पर गए हुए थे। तो आपसे इनसे पूछा, इनमें से बस एक क्वेश्चन बन सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा के दौरे पर गए थे। तो बस ये पूछा जा सकता है। और ये भी सिर्फ आपको 2 ही मैगजीन की याद रखने हैं। अब कितने महीने की, यानी कि सिर्फ इस मंथ की, यानी कि जून वाली और अगस्त वाली। जब आपका एग्ज़ाम हो उससे पहले की 2 मैगजीन का याद कर लीजिएगा, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है, ठीक है। बात करें जर्मनी की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो 2 मई को बर्लिन पहुँचे, जर्मनी की जो राजधानी है वहाँ पहुँचे थे। और उन्होंने चांसलर ओलाफ शूटर्स के से द्विपक्षीय वार्ता की थी। और उसके बाद भारत और जर्मनी की अंतर सरकारी परामर्श भी शामिल हुए और उसमें जर्मनी और भारत के बीच 9 समझौते पर हस्ताक्षर हुए। ये सब चीज़ें जो आपसे पूछी नहीं जाएगी क्योंकि ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। बात करें डेनमार्क की, तो 4 मई को प्रधानमंत्री कोपेनहेगन पहुंचे थे, जो कि डेनमार्क की राजधानी है। और भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था। बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस में 5 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 मई को फ्रांस पहुंचे थे। बस ये चीज़ें, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत गौरव पर्यटन ट्रेन है वो स्टार्ट की गई है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन की पहली भारत गौरव पर्यटन ट्रेन चलाई जाएगी। याद रखना किसके द्वारा चलाई जा रही है? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन के द्वारा ये चलाई जा रही है। इसका उद्देश्य क्या है कि भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही है। और ये रामायण से संबंधित जितने सर्किट हैं, रामायण से संबंधित जितने स्थल जुड़े हुए हैं, उन स्थलों से होकर के ये ट्रेन गुजरेगी। ये भारत के दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन से इसकी शुरुआत की गई है, वहाँ से ये स्टार्ट होगा और जनकपुरी नेपाल तक ये जाएगा। और रामायण से जुड़े हुए जितने भी सर्किट हैं वहाँ से होकर के ये ट्रेन गुजरेगी। ये जो ट्रेनें हैं वो देखो अपना देश पहल के तहत लॉन्च की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2021 की एक रिपोर्ट जारी की गई है। उस रिपोर्ट में 4 प्रमुख संकेतों पर ये रिपोर्ट जारी की गई है। और संयुक्त राष्ट्र के विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा ये स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2021 जारी की गई है। ये 4 संकेतों को पर जारी की गई है। ग्रीन हाउस गैसों की सघनता, समुद्र जल स्तर में वृद्धि हुई है और महासागर का बढ़ता तापमान और समुद्री अम्लीकरण ने नया रिकॉर्ड बनाया। इन आधार पर ये रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें ये इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रख लेना कि ग्रीन हाउस गैसें हैं उनकी सघनता का स्तर वर्ष 2020 में 413.2 ppm यानी कि पार्ट्स प्रति मिलियन पहुंच गया है, जो कि बीते 1850 की तुलना में 149% अधिक रहा। ये पूछा जा सकता है आपसे। और बात करें ग्लोबल एनुअल स्फेरेज टेम्परेचर की, तो ये 1.11 अधिक आंका गया है। बस ये चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट है और कुछ ज़्यादा है नहीं। और मानव जनित कार्बन डाइऑक्साइड है उसके कुल वैश्विक उत्सर्जन का 23% महासागरों के द्वारा सोखा जाता है। और जिससे क्या है, महासागर अम्लीकृत हो रहे हैं धीरे धीरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता IPC की किस धारा के अंतर्गत आने वाले देशद्रोह कानून को स्थगित करने का आदेश दिया है? तो जो IPC धारा है 124A के तहत इसे स्थगित करने का आदेश दिया है। देखिए पहले IPC 124 देखिए, फिर बताऊंगी कि इसमें क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। IPC 124 है, यह राजद्रोह कानून का उल्लेख किया गया है IPC 124A में। इससे आपकी एक धारा भी तैयार हो जाएगी। इसके तहत अगर कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ कुछ लिखता है या कुछ बोलता है
या किसी ऐसी सामग्री का यूज़ करता है जिससे देश को नीचा दिखाया जाए या फिर ऐसी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होता है तो उसे जो है राजद्रोह कानून के तहत जो है उसका मामला दर्ज किया जाता है। सन 1870 में जो है अंग्रेज़ों के द्वारा ये राजद्रोह कानून लाया गया था। उसमें होता क्या था कि अंग्रेज़ों की जो नीतियाँ आती थी उसके खिलाफ जो है आम जनता आवाज़ ना उठाए, इसलिए जो है राजद्रोह कानून जो है 1870 में अंग्रेज़ों के द्वारा लाया गया था। फर्स्ट टाइम जो है राजद्रोह का केस जो है बंगाल के एक पत्रकार है जोगेंद्र चंद्र बोस के द्वारा सन 1891 में उन पर जो है लगाया गया था। ठीक है, हुआ क्या था कि केंद्र सरकार ने क्या किया, सरकार ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने, कि इसको जो है आईपीसी 124 है उसको जो है समाप्त कर दिया जाए। पर जो है सरकार ने कहा कि हो सकता है इसका जो है गलत यूज़ भी हो सकता है अब, इसलिए जो है अब इस पर एक बार पुनः विचार करने के लिए कहा गया है। इसलिए जो इसे कुछ टाइम के लिए स्थगित कर दिया गया है कि इसमें जो है संशोधन किया जाए। इसे समाप्त करना कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, इसे जो है इसमें कुछ संशोधन कर दिए जाए, वो चीज़ ज़्यादा बेटर रहेगी। इसलिए जो है सुप्रीम कोर्ट जो कि सरकारों के फैसलों पर अटकी हुई है, इसलिए इसे तब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 की खिताब की विजेता टीम है तो कौन है? नीदरलैंड है। हॉकी FIH यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। और ये कहाँ जो है आयोजित की गई थी? तो दक्षिण अफ्रीका के पोर्ट चेफस्ट्रूम में जो है ये खेले गए थे। FIH यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जो है महिला हॉकी विश्व कप जो है 2022 में दक्षिण अफ्रीका के पोर्ट चेफस्ट्रूम में जो है खेले गए थे और नीदरलैंड ने जर्मनी को हरा करके ये खिताब अपने नाम किया था। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। ठीक है, बात करें FIH की यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की, तो इसकी स्थापना 1924 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर है वो स्कॉटलैंड में है। इसमें कि इंग्लैंड ने जो है भारत को हराकर के कांस्य पदक जीता था और वर्ष 2023 का FIH हॉकी जूनियर विश्व कप का 10वां संस्करण जो है चिली के सैंटियागो में आयोजित किया जाएगा। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन ये योजना जो है उन बच्चों के लिए स्टार्ट की गई है जिनके माता पिता कोरोना काल में जो है उनकी मृत्यु हो गई थी और वो बच्चे अनाथ हो गए थे, उनके लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। और ये योजना जो है 2021 में स्टार्ट की गई थी। इस योजना के तहत जो है जो बच्चे हैं उनकी जो अनाथ हो गए हैं कोरोना काल में, उन बच्चों की रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हर महीने जो है सरकार 4,000 रुपये उन बच्चों को देगी। साथ ही 5 लाख रुपए तक का जो है मुफ्त इलाज भी जो है सरकार के द्वारा दिया जाएगा। इसमें क्या किया जा रहा है कि जिन बच्चों की आयु जो है 0 वर्ष मतलब 1 साल से लेकर के 10 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको तो जो है सरकार पैसे तो दे ही रही है। और वो बच्चे अगर स्कूल जाते हैं तो वो निजी स्कूल में उनकी फ़ीस, उनकी ड्रेस, उनकी बुक्स से रिलेटेड जो जितना भी उनका खर्च होगा वो केंद्र सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। और 11 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं उनको जो है नवोदय विद्यालय और जो सैनिक स्कूल है उनमें प्रवेश दे दिया जाएगा और उनकी हॉस्टल फीस वगैरह सब निःशुल्क कर दिया जाएगा। और जो बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं उनकी कॉलेज फ्री कर दी जाएगी और उनके लिए हॉस्टल भी फ्री कर दिया जाएगा, यानी कि उसके पैसे भी जो है केंद्र सरकार खुद वहन करेगी। जब वो 23 साल के हो जाएंगे तब उन्हें जो है 10 लाख रुपए तक की जो राशि है वो एक साथ दी जाएगी। ठीक है, इतनी डिटेल आपको इस क्वेश्चन के बारे में याद रखनी है। तो ये वीडियो यहीं तक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लोग आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, एक लाइक तो बनता है, इसलिए लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।